सही, बहुत बढ़िया। बंदे भी, आप आंसर क्यों नहीं लिख रही हैं? बंदे भी। ठीक है, कल से देखिए, लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हम क्या लिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है हमने कैसा लिखा क्या नहीं लिखा, ये तो तब पता चलेगा जब हम लिखेंगे रेगुलर। ठीक है। खाना, ये आज कोई नहीं जुड़े हैं। खाना, हाँ बताइए। हाँ, तो आपका पहला दिन है खाना। हाँ बताइए, पूछिए। खाना, कोई सवाल? क्या बात है। चलिए, जिसका कोई आज के टेस्ट को रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो, कोई सवाल हो? गुड इवनिंग प्रतीक्षा। देखो प्रतीक्षा, रेगुलर रहो। मतलब आप बहुत करीब हो मेंस में। ठीक है, थोड़ा सा जो होती है ना फिनिशिंग जो करनी होती है, जैसे हमने मकान तो बना लिया, लेकिन वो तब चमकता है जब हम उसमें बिल्कुल पेंट वगैरह, फर्श वगैरह, लाइटिंग वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मेहनत है वो रॉ तो बन चुकी है मकान की तरह, लेकिन उसमें फिनिशिंग तब आएगी जब आप उस इनोवेटिव उसमें करते रहोगे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो नहीं करोगे। ठीक है। यस सर। हाँ, असल में क्या है, देखो नायब तहसीलदार 3600 ग्रेड पे की जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जैसा आप लिख रहे हो थोड़ा सा और अच्छा कर लोगे मिल जाएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य डीसी और डीएसपी है। ठीक है, क्योंकि फिर हम क्या है 2-4 साल मतलब उसी के लिए लगे रहेंगे फिर, और जब तक वो नहीं मिलती है ना तब तक हमारा कलेजा ठंडा होता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो हम पहली बार में ऐसी कोशिश करें कि वो मिल ही जाए। चलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, काम सबको रहते हैं। हम लोगों का भी काम आएगा तो हम भी मतलब छुट्टी ले ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर रहिए। खाना, आपका पहला दिन है आज। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्बा पानी का युद्ध। हाँ, तो आपका पहला दिन है, क्वेश्चन आपने आंसर लिखे हैं। खाना, तो फिर भेजिए उनको। ठीक है, हम चेक करके आपको बताएंगे भाई आपने लिखा कैसा है। जब तक आप भेजोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपने क्या गलती की है। यहाँ तो हम और भी कई डायमेंशन, ये जो आंसर है इसका परफेक्ट आंसर हो सकता था, ऐसा नहीं है ये जो आंसर है वो परफेक्ट है। परफेक्ट तो आप ही लिखते हो, बस वो परफेक्शन आएगा कैसे वो हमें सिखाना है। ठीक है, जैसे अम्बा पानी का युद्ध है, पहला क्वेश्चन हम देते हैं, अम्बा पानी का युद्ध है। तो अम्बा पानी का युद्ध जो है, देखिए दो चीजें ध्यान रखिए कि सिलेबस में पूछा क्यों गया है। ठीक है, हमें ये बात हमेशा याद रख के चलनी है कि सिलेबस में है और सिलेबस में किस तरीके से कोई चीज दी हुई है। जो सिलेबस में हमारे पास भीमा नायक दिए हुए हैं, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ और अंतिम दिन तक बताता रहूंगा कि सिलेबस में हमें किस तरीके से जो है बांटा गया है सिलेबस और किस तरीके से पूछा जा रहा है, तभी हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में ही लिखेंगे। अम्बा पानी का युद्ध जो है क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि भीमा नायक से जुड़ा हुआ है और हमारे पास भीमा नायक दिए हुए हैं सिलेबस में। समझ में आया? तो हम किससे रिलेटेड, किससे जोड़कर लिखेंगे? भीमा नायक से। ठीक है, तो भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य युद्ध,
असल में इनकी जो मदद करते हैं वो खाज्या नायक भी करते हैं, और खाज्या नायक का जो बेटा होता है दौलत सिंह, वो इस युद्ध में मारा भी जाता है। लेकिन हम इस खाज्या नायक को नहीं लिखेंगे, ठीक है। भीमा नायक हमारे पास सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए भीमा नायक को ही लिखेंगे हम। समझ में आया पुष्मिता, प्रतीक्षा? ठीक है। हाँ, युद्ध काल या फिर समय क्या है इसका, 17 अप्रैल 1858 को होता है, ठीक है। ये भीलों और अंग्रेजों के मध्य हो रहा होता है। विशेष क्या है, 1500 क्रांतिकारी इसमें भाग लेते हैं, और उनका लीडर होता है भीमा नायक। और भीमा नायक के सहयोगी के रूप में खाज्या नायक आते हैं, और खाज्या नायक आते हैं तो उनका बेटा भी आ जाता है, ठीक है। जो खाज्या नायक का बेटा जो होता है इस युद्ध में जो है, इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम पहले क्या लिखेंगे, भीमा नायक से जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि भीमा नायक ही हमारे पास सिलेबस में दिया हुआ है। समझ में आया है कि हम किस लाइन को किस तरीके से क्यों लिखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले दिन से मेरा उद्देश्य रहा है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना है, सिलेबस को झांकना है, सिलेबस को रट लेना है बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्यों आया, किस टॉपिक से आया, फिर हम उसी के परिप्रेक्ष्य में ही हम आंसर देंगे। तंत्या भील दिवस कब मनाया जाता है, दिवस है तो हम पहली बताएंगे, पहली लाइन में कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। उपलक्ष्य क्या है भाई, इसी दिन 1889 में तंत्या भील को फांसी दी गई, ठीक है। बादल भोई कौन है, बादल भोई भाई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी नहीं थे, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद विद्रोह क्षेत्र इनका क्या था, या फिर लड़ाई का जो स्वतंत्रता संग्राम जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो छिंदवाड़ा से लड़ी, ठीक है। अब देखेंगे आगे कि छिंदवाड़ा से ही लड़ाई लड़ी, इसलिए छिंदवाड़ा में क्या खोल दिया, जनजातीय संग्रहालय दिवस संग्रहालय, ठीक है। भागीदारी इन्होंने कौन कौन से आंदोलनों में भागीदारी ली, एक तो टेनरोको आंदोलन था, और एक रामाकोना जंगल सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब चूंकि मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे नमक तो तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि नमक होता ही नहीं था, तो क्या करें, तो हमने क्या है मध्य प्रदेश में इनोवेशन किया जंगल सत्याग्रह के रूप में। तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। उसमें से जो छिंदवाड़ा में रामाकोना जंगल सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया, बादल भोई ने किया, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। भागीदारी अवश्य लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति आ गया तो सिलेबस में दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, ठीक है। तो हम ये अवश्य लिखेंगे भागीदारी उनकी किस आंदोलन में रही। क्लियर है? यस सर। ठीक है। प्रेमा फाल्या कौन है, प्रसिद्ध भीली पिथौरा चित्रकला के चित्रकार। हमने क्या क्या दे दिया, भीली, पिथौरा, चित्रकला और चित्रकार, मतलब पहली लाइन में ही हमने पूरी चीज बता दी। हम क्या करते हैं, इन्हीं 3 लाइन को, एक ही लाइन को 3-3 लाइन में लिखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दो आप पहली लाइन में जो एक समग्र हो और एक लाइन में पूरी चीज बता दे, उसके बाद अन्य जानकारी हम दे सकें। क्यों? क्योंकि अगर हमने अन्य जानकारी दे दी तो हमारा जो आंसर होगा वो एक इनोवेटिव आंसर होगा, अच्छा आंसर होगा, ठीक है। इनका जन्म बता दिया, मृत्यु बता दी, और विशेष क्या 2017 में इन्हें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मिला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, ठीक है। ये हमने विशेष में बता दिया। गंजन सिंह कोरकू कौन है भाई, मध्य प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। विद्रोह क्षेत्र इनका बैतूल रहा। भूमिका या भागीदारी किसमें रही, जंगल सत्याग्रह में रही, जिसको हमने क्या नाम दिया था, घोड़ा डोंगरी का। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भागीदारी हमेशा लिखेंगे ही, क्योंकि भागीदारी के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो मध्य प्रदेश में साल वृक्ष, तो मध्य प्रदेश में साल वृक्ष आया तो भाई हम पहले बताएंगे कि इनका क्षेत्रफल क्या है। साल वृक्ष पूछा गया है तो क्या क्षेत्रफल है इनका, 4% है। सागौन की कितने है, कौन बताएगा? और क्षेत्र कौन सा है इनका, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले वन है, जो 150 सेंटीमीटर जहां बारिश होगी
वही होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। विशेष विशेष में क्या है, मध्य प्रदेश में ये प्रतिबंधित वन है, इन्हें काटा नहीं जा सकता और आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये। बिल्कुल एक्यूरेट 19.6%, बिल्कुल सही प्रतीक्षा। ठीक है, तो ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अन्य लाइन नहीं लिखेंगे, इससे योजनाएं नहीं लिखेंगे, इसकी क्या है अदर चीजें वो नहीं लिखेंगे। भाई ये वन जो पूछा गया है, हमने क्या पूछा, साल वन। तो साल वन के संदर्भ में हमने मध्य प्रदेश में क्या कर रखा है वह हम बताने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि हमने ये लाइन क्यों लिखी। मध्य प्रदेश में साल वन, पहले परिचय दे दिया क्षेत्रफल के आधार पर कि भाई ये 4% क्षेत्रफल पे पाया जाता है, क्षेत्र बता दिया, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, बालाघाट में है। भैया अब ये किस प्रकार का वन है, तो कैसा प्रतिबंधित है, यहाँ पे हम कटाई भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र की, तो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब ये बलराम ताल योजना, जब भी कोई योजना आए तो देखो कई फॉर्मेट अब तक जो चल रहे होते थे, जो पहले फॉर्मेट चल रहा होता था उसमें हम सन से स्टार्ट करते थे, प्रारंभ कब हुई। भाई मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी योजना है या फिर कोई भी चीज है, वो है क्या, है क्यों, ये बताना हमारा मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी काम है। वो कौन चालू कर रहा है, तो हम एक ही लाइन में होलिस्टिक परिचय दे सकते हैं। यही तो हमारी प्रयास है कि एक ही लाइन में हम क्या करें, संपूर्ण परिचय दे दें उसका, जिससे हमें कोई समस्या ही ना हो और आगे हम अन्य डायमेंशन दे दें। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, पहली बात हमने क्या बता दी, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, शुरू की गई खेत सिंचाई की योजना है, खेतों की सिंचाई के लिए की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या था, भाई वर्षा जल का संरक्षण करना है। प्रारंभ कब हुई, 2007 में हुई। और प्रावधान क्या है इसमें, भाई जो है खेत में अगर आप तालाब खोदते हो तो उसका खर्चा जो है कुछ कौन देगी, सरकार देगी। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई हम वित्तीय सहायता SC/ST को 75% तक देंगे। तो हमारी कैसी हो गई, हमने ये भी बता दी मध्य प्रदेश सरकार की है। हम अगर प्रारंभ से शुरू करते तो इसमें 3 ही पॉइंट दे, 5.5 ये भी बता दिया कौन चालू कर रहा है, क्यों चालू कर रहा है, उद्देश्य बता दिया अलग से, प्रावधान बता दिया, प्रारंभ डेट बता दी। और भाई इसका जो है मेन मर्म जो होता है प्रावधान, वो हमने सबसे पहले ये भी बताया। प्रावधान नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी योजना में। योजना में आप कंटेस्ट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, क्या है किसी भी योजना में, प्रावधान। प्रावधान। भाई प्रावधान ही नहीं लिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि योजना क्यों चलाई गई, किसके लिए चलाई गई, क्या इसमें बढ़त है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। क्लियर है, तो हम इस तरीके से अगर डिजाइन करके लिखेंगे तभी हम प्रावधान भी बता पाएंगे, उद्देश्य भी बता पाएंगे, कौन चालू कर रहा है तब भी ये सब चीजें बता पाएंगे। ठीक है, जो पहले फॉर्मेट होता था कि हम डेट से शुरू करते थे उसको छोड़ दो। अब उर्मिल परियोजना, फिर वही परिचय क्या देंगे इसका, कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। समझ में आया, हमने देखो सारी चीजें बता दी पहली लाइन में ही, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, भागीदार बताते हैं अगली लाइन में, उससे पहले हम इनको में ही दे के चले। फिर सिंचाई परियोजना है, ये बता दी, भाई बिजली के लिए नहीं चलाई जा रही है, बिजली उत्पादन के लिए नहीं चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और छतरपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए। अवस्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ है, छतरपुर में है। निर्माण किस पे है, उर्मिल नदी पर है। विशेष क्या है इसमें, बांध निर्माण उत्तर प्रदेश व नया निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और अगर एक आध कोई आप लिखना चाहें स्पेस कहीं, किसी चीज को हटाकर निर्माण को हटा सकते हैं या फिर अवस्थिति को हटा दें, तो हम लाभान्वित जिला भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हटना चाहे तो अवस्थिति को हटा सकते हैं, तो लाभान्वित जिला लिख देंगे तो अवस्थिति उसमें ही इंक्लूड हो जाएगी। समझ में आया कि किस पॉइंट को किस तरीके से हटा सकते हैं। फिर दूसरा जोड़े तो वैसा का वैसा ही हो, जो हटा रहे ना उससे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है,
यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली ऊर्जा उत्पादन का विवरण दीजिए। मतलब कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो नवीन डेटा के अनुसार क्या है, पहले जो है पवन ऊर्जा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, 2500 मेगावाट थी, ठीक है। और जो है सौर ऊर्जा 2021 के डेटा के अनुसार 2300 मेगावाट थी। लेकिन अभी 2022 में जो डेटा आया है, ठीक है, जो लेटेस्ट डेटा जो मिला है मुझे 2022 का, वो यही है कि सौर ऊर्जा से हम 2700 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और पवन ऊर्जा से हम 2500 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, बायोमास से 113, और लघु पनबिजली होती है उससे हम 100 मेगावाट। अब एक डेटा और आप याद कर लीजिए, जो क्षमता है वो कितनी है। देखिए, लघु पनबिजली की कोई क्षमता का आकलन नहीं हो सकता और बायोमास से नहीं हो सकता। भाई बायोमास से तो गोबर वगैरह, खाद वगैरह से होती है, तो हम कैसे अंदाजा लगा लें कितनी क्षमता हो सकती है। लेकिन सौर और पवन का तो लगा सकते हैं कि भाई कितनी कर सकते हैं हम। तो सौर का लिख लो और पवन का लिख लो। क्षमता जो है कितना हाईएस्ट अधिकतम हो सकता है, तो 62 मेगावाट गीगावाट। किससे हो सकता है, पवन से हो सकता है 15 गीगावाट। किससे हो सकता है, पवन से। मतलब सौर से हो रहा है 62 गीगावाट और पवन से हो रहा है 15 गीगावाट। क्लियर है, ऐड कर लिया आपने। इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। अब है मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना। फिर से भाई योजना वाला कैसे देते हैं हम, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार की योजना है। क्या है परिचय इसका, योजना आप कैसे लिखोगे ये आपको अब समझ लो। हमें योजना इसी तरीके से लिखनी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू स्वरोजगार की एक योजना, ठीक है। प्रारंभ कब होती है, 5 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य क्या, एमएसएमई को बढ़ावा देना है। और प्रावधान क्या है, ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दी जाए। और लाभार्थी वर्ग, अगर वैसे तो हमारे पास 3 ही लाइन रहेंगी, 3 से 4 लाइन जो मिलेंगी, अगर लिखना चाहें तो 18 से 45 आयु वर्ग, ठीक है। क्लियर है, योजना लिखना सीख गए। किस तरीके से हमें योजना लिखनी है कोई भी, भाई अब गलती नहीं होनी चाहिए योजना लिखते समय, या फिर प्रश्न 3 बनाकर हमें किस तरीके से लिखनी है। कोई परियोजना हो तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं वो हमें सीख लेना है, ठीक है। पहली लाइन उसकी जान है 2 मार्कर की, अच्छे से अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि वो एक बार में समझ में आ जाए भाई क्या है, ठीक है। अब चलिए, भीमा नायक पर क्या पूछा है, टिप्पणी पूछा है। या फिर देखिए, टिप्पणी होता, विवरण होता, जानकारी दीजिए, सब होता। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें भीमा नायक के बारे में सब सारी जानकारी दे देनी है, समझ रहे। अगर हम 1-2 लाइन 1-2 जानकारी देंगे, जैसे हमने क्या कहा कि भाई अंग्रेजों से इनका संघर्ष महत्वपूर्ण था, तो केवल वही दे दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टिप्पणी मतलब सारी डायमेंशन आपने दे दिया। 1 डायमेंशन, तो हमारा नंबर कितना आएगा, 1। भाई आपसे पूछा कितने जा रहा है, क्या चाह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन हो। फिर हम कहेंगे हम लिख के तो बहुत अच्छा आए थे, तो लिख के क्या आए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हमने कुछ भी लिख दिया। यही हमारा उद्देश्य है कि हम लिखें क्या। टिप्पणी है तो हमने क्या कहा, भाई इनका जो मुख्य परिचय है वो क्या है, 1857 की क्रांति। मुख्य परिचय इनका हम तभी तो पढ़ रहे हैं, 1857 यही उनका परिचय है। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, ये उनका परिचय है। क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वो उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था साहब। जन्म कब हुआ, 1840 में। मृत्यु कब हुई, 1876 में काला पानी में। अन्य नाम क्या है, निमाड़का रॉबिन हुड। ये हमारी क्या हुई, जनरल परिचय हो गया। फिर अंग्रेजों से संघर्ष रहा इनका, तो अम्बा पानी का युद्ध होता है, बड़वानी के सेंधवा से क्रांति करते हैं ये 1840 से 1864 तक। ये लंबे समय तक क्या करते हैं, भीली क्रांति का निमाड़ में भीली क्रांति करते हैं। भीलों को एकजुट करके ये क्या है, अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया इनने। और 1859 में पंचबावली का युद्ध होता है इनसे। तो हमने अंग्रेजों से संघर्ष बता दिया, आप समझ रहे हैं।
कि टिप्पणी पूछी किसी भी व्यक्ति के संबंध में तो हमने कितनी जानकारी दे दी, विवरण दे दिया पूरा, ये जो मुख्य पॉइंट है वो भी दे दिया। अब उनके संबंध में कुछ विशेष भी रहा होगा, तो हमने विशेष क्या लिखेंगे, इनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार भीमा नायक परियोजना शुरू की है, और दूसरा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में ढाबा बाबड़ी गांव में स्मारक बनाया इनका, तो विशेष भी बता दिया हमने। तो डायमेंशन कितने हो गए भाई, विवरण दे दिया, अंग्रेज लड़ाई बता दी, और जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए जो कार्य किए गए हैं, उनके नाम पर जो कार्य किए गए हैं वो भी बता दिया। समझ में आया हमें किस तरीके से एक किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में टिप्पणी लिखनी है। एक टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा यूनिट 5 में। चलिए तो सब अपना थम्स अप करें, सबको समझ में आया कि कोई स्वतंत्रता सेनानी आएगा तो किस तरीके से लिखना है। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं बहुत टाइम से कहने वाला था, क्योंकि इस मतलब अभी तक जो सेशन में लड़के हैं नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व की चीजें वो यही थी कि लड़के मक्कार बहुत होते हैं, इतने लड़कियां जो है सिलेक्शन ले गई, ऐसा हो गया, उसका कोई कारण नहीं दिखता मुझे। मतलब मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था, तो मेरे पास कॉपियां लगभग सारी लड़कियां ही लेके आती थी ज्यादातर, और उनमें बड़ी इच्छा होती थी, भूख होती थी कि नहीं सीखना है, मैं पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे बंदे भी हैं, मैरिड हैं, और जो है मतलब क्लासेज रहती हैं, उसके बाद भी लिख रही हूँ। मैं सोच नहीं पाता कि कितना संघर्ष रहता होगा। लड़कों के पास ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले पैसे देते हैं, सब चीजें चल रही होती हैं, तब भी नहीं पढ़ रहे होते, और एक अहंकार होता है कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो जो रेशियो है मैं आने वाले 5 साल में बता दूंगा, 70 और 30 का रह जाएगा। 70% लड़कियां होंगी सिलेक्टेड और 30% ही लड़के होंगे, और मुझे नहीं लगता 10 साल बाद ऐसा ना हो जाए कि 10% पे ये लड़के टिके रह जाएं, क्योंकि उनमें डेडिकेशन खत्म हो गया है बिल्कुल। क्योंकि इतना तो समय हो गया मुझे देखते देखते, जो डेडिकेशन है वो लड़कों में नहीं रहा, लड़कियों में इतना ही हाई है, मतलब कुछ ज्यादा ही है, और इनोवेशन बहुत है। मतलब तुरंत ही गलतियां एक दिन बता दी तो दूसरे दिन वो करेंगी ही नहीं। तो आप जुड़े रहिए, सिलेक्शन आप ही का होगा, जो कंटिन्यू रहेगा, सीखेगा। बिल्कुल सोशल स्टेटस, देखो लड़कियों में जिद है इस बात की कि हमारा सोशल स्टेटस ही बनेगा इससे। लड़कों को पता है कि साहब हमारा तो पहले से ही बना हुआ है, हम तो वैसे ही हमारा रोग चल रहा है, हम पढ़े क्यों, बनेंगे तो ठीक, नहीं बनेंगे तो ठीक। लेकिन लड़कियों को ये एहसास है, नहीं बनी तो उनका सोशल स्टेटस जीवन भर वही रहेगा, चौका चूल्हा। तो तभी तो कहता हूँ आगे बढ़ो। महिला क्रांति जो है इसी को कहते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट ऐसा नहीं कि कुछ गलत तरीके से करें, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, सदैव अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक बात, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिनका तरीका गलत हो, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो झांसी की रानी की तरह लड़ा हो। क्लियर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही आपको इतिहास बना सकता है। कोई नहीं कहेगा गांव की लड़की वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब गांव की वो लड़की जिसने रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा रखा है वही एक जो है उदाहरण बनेगी अगली लड़कियों के लिए कि हमें भी बनना है। जैसे मनु भाकर है, ये जो मतलब जो भी है, मतलब ये यार आइडियल है हमारे। ठीक है, हमें इनको देख के बढ़ना है, किस तरीके से संघर्ष करना है। मैं तो कहता हूँ बंदेवी जी को देख लीजिए, शादीशुदा है, बालक है, और ये सब चीजें, मतलब पढ़ाई है। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा ये सोच के थोड़ा सोचना नहीं आता है कि भाई कैसे, बिल्कुल इंदिरा गांधी है। चलो मोटिवेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चले, मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, चले। संकर शाह का 1857 की क्रांति में योगदान बताइए। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी कि जितने लोग हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट हो, मेंस निकले सिलेक्ट हो, बस इतना बार है।
शंकर शाह का 1857 की क्रांति में योगदान बताइए। तो हम पहली लाइन बताएंगे परिचय का कि भाई शंकर शाह गोंड रियासत मंडला के शासक थे। परिचय जो ऐसा हो वो केवल एक लाइन में हो। जो परिभाषा वाला परिचय आता है ना, परिभाषा वगैरह वो 2 लाइन में हो, हाईएस्ट 7 मार्क में। लेकिन अगर परिभाषा वगैरह नहीं है, ठीक है, हाँ प्रतीक्षा क्लास के बाद में ले लेंगे। तो परिभाषा वाला अगर कोई परिचय नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको एक लाइन में ही लिखने की प्रयास करेंगे। मैंने मनीष धनकर की कॉपी देखी, जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए उन्होंने 7 मार्क में एक बहुत अच्छा काम किया जो 2 लाइन में नहीं जा सकती। जैसे हम भी कोशिश करते हैं, जैसे खानजा नायक का 1 लाइन में दे दिया, शंकर शाह का 1 लाइन में देके हम अगले जो मेन बॉडी है उस पर आए, योगदान पर आए। क्यों योगदान पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति में योगदान क्या था, अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ लड़े, पहला योगदान। लेखन और साहित्य का इन्होंने सहारा लिया। जब इन्हें पता चल गया, वहां पे एक जनरल क्लार्क था, ठीक है, तो क्लार्क क्या वसूली में क्या करता था, जो जमींदारों से वसूली करता था, बड़ा निर्दयी था। तो क्लार्क के खिलाफ इन्होंने लेखन शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो अत्याचारी है। और महाकौशल जो क्षेत्र के जितने भी छोटे राजा और जमींदार थे उनको एकत्रित करने के लिए मीटिंग यही बुलाते हैं, सबको एकत्रित करते हैं। अवंती बाई भी इन्हीं की मृत्यु के बाद झंडा ले लेती हैं, किसका, अब हम तो विद्रोह करेंगे। छोटे छोटे जो गोंड रियासत के राजा थे, इसके बाद लोधी जो शासक थे, छोटे छोटे जमींदार, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1857 के युद्ध में। अवंती बाई लोधी शासक, ये बात रखना, गोंड नहीं है इस समय, ठीक है। ये लोधी रियासत की जो है क्या थी, शासिका थी, ठीक है। इन्हीं के निवास पर बुंदेला विद्रोह की योजना बनती थी और 10 सितंबर 1857 को गढ़ापुरवा में स्वतंत्रता संग्राम की योजना तैयार। ये 10 सितंबर को करते हैं और 14 सितंबर तक शायद पकड़ में आ जाते हैं। 18 सितंबर को इनको फांसी लगा दी जाती है। तो योजना जैसे ही बनाते हैं तब तक इनको पकड़ लिया जाता है। स्टोरी सबको पता होगी कि साधु के वेश में आता है एक व्यक्ति और पूरी योजना लेकर जो है क्लार्क को बता देता है। क्लार्क जो है इनके घर पर धावा बोल देते हैं, और क्लार्क को कुछ संदिग्ध लेटर मिलते हैं जिनके आधार पर इनको 14 तारीख को पकड़ लिया जाता है। 18 तारीख को बिल्कुल कुशल सिंह बिल्कुल सही। अब मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए। भाई उत्पादन पूछा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ये क्या है, प्रमुख व्यापारिक फसल है। पहला परिचय समझ में आ गया हमें किस तरीके से देना है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में पूछा है तो मध्य प्रदेश के बारे में ही लिखेंगे। उत्पादन क्षेत्र मालवा और निमाड़ के जिले हैं। उत्पादन 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। उद्देश्य क्या है, वस्त्र निर्माण के लिए कच्चा माल होता है। अब चूंकि उत्पादन पर टिप्पणी पूछा है तो उत्पादन की संबंधित कुछ समस्याएं होंगी इसकी, तो हमने समस्याएं बता दी। देखो टिप्पणी आए, जानकारी आए तो डायमेंशन देने ही देने हैं। तो समस्या क्या है, उत्पादन क्षेत्र घट रहा है, कृत्रिम रेशे से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि उत्पादन क्षेत्र क्यों घट रहा है, क्योंकि ये लाभकारी नहीं बचा उतना। कृत्रिम रेशे के आने के बाद जो है कपास जो सूती वस्त्र उत्पादन घट गया, उसका ज्यादा लाभकारी नहीं होना है क्योंकि बहुत उत्पादकता इसकी कम होती है। 1 हेक्टेयर में जो है 1 एकड़ में जो है कम उत्पादन होता है, लागत ज्यादा हो जाती है। इसके लिए क्या कर दिए लोगों ने, सोयाबीन से प्रतिस्थापित कर दिया। अब तो सोयाबीन भी घट रहा है, मध्य प्रदेश जो है सेकंड पे आ गया था, अब तो फिर से फर्स्ट पे आ गया। सोयाबीन भी घटने लग गया था, ठीक है। सोयाबीन की जगह लोगों ने गेहूं शुरू कर दिया था मालवा में, जबकि काली मिट्टी जो है गेहूं के लिए नहीं है, जलोढ़ मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। खैर गेहूं हो जाता है, लेकिन जो मिट्टी के हिसाब से अगर फसलों का वर्गीकरण की जाए तो जो है गेहूं काली मिट्टी के लिए अनुचित ही है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन क्यों, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि पाला रहे दिन चाहिए होते हैं 120 दिन कपास के लिए। मौसम से कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुष्क जैसा होना चाहिए। तो जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मौसम की तो बेहाल हो चुके हैं, मौसम कैसा भी हो रहा है तो फिर कपास को दिक्कत होने वाली है। कपास के पेड़ जो है गिर जाते हैं और काला हो जाता है। कपास के संबंध में एक दिक्कत है कि अगर पाला वाला ये पड़ गया, हाँ उत्पादन भी रकबा क्या, प्रतीक्षा क्या बोला आपने,
सर ये बोल रही थी प्रतीक्षा। रकबा घट रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब उत्पादकता बढ़ रही है। हाँ हाँ, अब जो है बीटी क्वेश्चन बीटी वही बताएंगे क्यों हो रहा है। इसका रकबा घटा था 8 जो है, हम यहाँ बताया ना हमने 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जबकि स्वतंत्रता के समय 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर था, अब 6 लाख ही रह गया बीच में। अब देखो समाधान क्या हुआ, एक तो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में बन गया, इन्होंने रिसर्च की भाई क्यों क्या हो रहा है, और फिर बीटी कपास आ गया, इसने उत्पादन बढ़ा दिया। और इस असल में क्या है, बीटी कपास के आने के बाद में रकबा घटा, लेकिन क्या है उत्पादकता बढ़ने लग गई। अब ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हमने अपने उत्तर में वह भी शामिल किया। प्रतीक्षा मिल गया उत्तर? यस सर, यस। हाँ, बीटी कपास के आने के बाद हुआ ये, उत्पादकता बढ़ने लग गई, ठीक है, और टपक सिंचाई को प्रोत्साहन मिल गया, ठीक है। इससे क्या कीड़े वगैरह, देखो टपक सिंचाई से क्या होता है, बहुत लाभ है, खरपतवार नहीं होती, कीड़े वगैरह नहीं लगते, ठीक है, और अन्य चीजें मतलब और सिंचाई प्रॉपर होती रहती है। अब मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का क्या करना है, हमें विवरण देना है, तो सीमेंट उद्योग के बारे में बताना है। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज आधारित उद्योग है, परिचय दे दिया, किस ऐसे कृषि। हाँ प्रतीक्षा बोलिए। सर इसमें अभी कितना उत्पादन हो रहा है वो, और एमपी की कौन सी रैंक है ये भी मेंशन कर सकते हैं ना? किसमें? कपास में? हाँ, कि एमपी की रैंक कौन सी है और अभी कितना, मतलब जैसे मीट्रिक टन हो रहा है तो कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। अरे बिल्कुल 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 कर सकते हो, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कर देंगे। यहाँ पर वर्तमान उत्पादन, यहाँ लिख दीजिए वर्तमान उत्पादन, और मध्य प्रदेश की रैंक 3rd रैंक है, कड़ी है ना? सर कंफर्म नहीं है अभी नए डेटा के हिसाब से। हाँ, अब जो पहले थी वो 3rd थी, क्योंकि गुजरात पहले पे था, और बस निर्माण में भी गुजरात पहले पे ही था, फिर महाराष्ट्र था, ठीक है, कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश का चलता रहता है, तीसरे पे कर्नाटक आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक भी जो है कपास उत्पादन बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज आधारित उद्योग, परिचय देखो, वन आधारित कोई आ जाए, खाद्य प्रसंस्करण आ जाए, या ऐसा कोई उद्योग आ जाए, शक्कर उद्योग आ जाए, तो कैसा है, कृषि आधारित उद्योग है, यही उसका परिचय है, ठीक है। किस तरीके के आधार पर उसको बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, वही हम इसका परिचय देंगे। समझ में आया परिचय का उद्देश्य, परिचय कैसे देना है, ठीक है। कल्पना आप कहाँ है, लेट हो गई, ठीक है, आपको कल्पना हमें लेट नहीं होना है। यस सर, लेट हो गया, एक्चुअली नेट पर थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम क्या है जब तक रेगुलर नहीं रहेंगे और पहले क्वेश्चन से क्लास नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या मिस कर चुके हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कोई भी वर्गीकरण के आधार पर जो बांटा गया है ना उस उद्योग को, वही हमारा परिचय हुआ, ठीक है। शुरुआत एसीसी द्वारा 1922-23 में मुरैना के बामोर में किया गया। अब विवरण में हम क्या दे सकते हैं भाई, कहाँ पे इसका क्या है उत्पादन हो रहा है, इसकी समस्या वगैरह भी बता सकते हैं भाई, समस्या क्या है, अगर एक लाइन में बताना चाहो समस्या क्या है, क्या समस्या होती है सीमेंट उद्योग की? कच्चा माल सब सीमेंट उद्योग की क्या? कच्चा माल सब जगह नहीं है ना एमपी में। नहीं, कच्चा माल तो अवेलेबल हो, इसकी सबसे बड़ी समस्या है परिवहन की, जहाँ ये केवल वही स्थापित हो सकता है जहाँ पे बहुत अच्छा परिवहन हो, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी भी आद्रता से क्या हो जाता है, कठोर हो जाती है, सीमेंट खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या ही इसके साथ ही है। फिर इसमें जिप्सम वगैरह लगता है, चूना पत्थर लगता है, जिप्सम लगता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चूना पत्थर तो मिल जाता है, फिर अन्य जो चीजें मिल रही होती है वो नहीं मिल रही होती है। जहाँ परिवहन है, अब जैसे मान लीजिए मुरैना में तो चूना पत्थर तो मिल रहा है लेकिन अन्य चीजें नहीं मिल रही, तो उसके लिए फिर परिवहन की व्यवस्था करो और कहाँ से लाएंगे, तो इसके साथ बड़ी समस्या ही हो जाती है, ठीक है। और कई जगह सारा रॉ मटेरियल है लेकिन परिवहन नहीं है, तो सरकार वहाँ पे बिछाती है ट्रेनें, और ये जो ऐसा उद्योग है बिना ट्रेन के नहीं हो सकता, रेलवे लाइन होनी ही चाहिए वहाँ, क्योंकि ट्रकों से अगर सीमेंट उद्योग चलने लगे तो मतलब व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि ट्रकों में समय लगता है। तब तक आद्रता अगर इन्होंने पकड़ ली तो पूरी की पूरी सीमेंट खराब हो जाएगी। समझ में आया? तो स्थानीयकरण क्यों है भाई? जहां पे सुगम परिवहन क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा परिवहन ही इसकी स्थानीयता का कारण होता है, मुख्य कारण। और चूना पत्थर हो। दूसरा मतलब जहाँ देखो चूना पत्थर भी हो और परिवहन भी हो, वहीं हम क्या लगाते हैं। अब उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सी? सतना, मेहर, नागौर। यहाँ पे कौन सी कंपनी है? बिरला है। सिवनी में जयप्रकाश एसोसिएट्स है। कटनी और मुरैना में एसीसी है। नीमच में अल्ट्राटेक है। एक लाइन में अगर हम लिखना चाहे तो समस्या लिख सकते हैं। क्लियर है? विवरण हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम 10 मार्क में आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश 10 मार्क हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं उसके परिणामों की हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, इसके कारण और उसके परिणाम, ऐसे आप ना प्रश्न को बांट लिया करिए। ठीक है? तो हमने क्या जनसंख्या वृद्धि की क्या कर दी? परिभाषा दे दी। भाई जनसंख्या वृद्धि होती क्या है तो बता दे पहले। तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में बदलाव को कहते हैं। ठीक है? अब मध्य प्रदेश में भाई पूछा क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो अब हम इसके बारे में भी तो बता दें कि भाई क्या है मांजरा। तो मध्य प्रदेश में 70 व 80 के दशक में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी गई। हालांकि अभी यह उच्च है। एक सेकंड, चलिए पूजा, आप जो है मैदान से दूसरी लिंक पे क्लिक कर रही थी, जो नीचे एक और लिंक थी उस पे करना था। पूजा सुनाई दे रहा है? चलिए, तो हमने क्या बता दिया परिचय में? तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला कारण भी बता दिए। भाई कब रहा? हालांकि अब ये इतना रहा नहीं है। ठीक है? पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। ठीक है? अब भाई जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? सामाजिक कारण क्या है? बाल विवाह हो जाता है। तो अगर 17-18 साल की उम्र में बाल विवाह हो गया तो प्रजनन के लिए क्या हो जाता है? बहुत लंबा पीरियड मिल जाता है। तो 4-5 बच्चे वैसे ही हो जा रहे हैं। बाल विवाह का अर्थ है कि शिक्षा का स्तर डाउन रहा होगा। तो जहाँ शिक्षा का स्तर कम है वहां आप ऑटोमेटिक देख लेते हैं कि वहां पर हम जो है उच्च प्रजनन दर होती है। ठीक है? शिक्षा से सीधा सीधा संबंध है इसका, और इसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। शिक्षा का संबंध है और इसका संबंध है आर्थिकी से। जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर होगी वो उतने ही बच्चे पैदा कर रहा होगा। मजदूरों के घर पे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ना कि अमीरों के घर पे, पहली बात। जबकि अमीर पालन पोषण कर सकता है, लेकिन उसको ये ज्ञान है कि मैं बच्चे पैदा करूं ही क्यों, इतने अच्छा जीवन स्तर देना ही मेरा उद्देश्य है। जो नौकरी पेशा है वो देख लो कि 1 या 2 बच्चे करके वो 2 बच्चे से ऊपर करते ही नहीं है, चाहे वो लड़कियां हो जाए या लड़के हो जाए। लेकिन एक मजदूर होगा वो 4-5 उसके घर में आराम से देख सकते हैं। तो आर्थिकी से संबंध है, और आर्थिक तो है ही डाउन, आर्थिकी डाउन है इसलिए वो शिक्षित भी नहीं है। ठीक है? मुख्य का ये भी हो गया। जो पढ़ा लिखा है और आर्थिक स्थिति है इसलिए उस बच्चे कम कर रहा है। ठीक है? विवाह की अनिवार्यता है समाज में। पुत्र प्राप्ति का सामाजिक दबाव होता है। भाई किसी की अगर 2 पुत्रियां हो गई या 3 पुत्रियां हो गई, मेरी बुआ जी की लड़के की 4 बेटियां हो गई, वो भी कह रहे नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए। मैं उनको समझा के रह जाता हूँ, भाई तुम कौन से वंश के राजा महाराजा हो भाई, तुम्हें क्यों लड़का चाहिए? तुम मतलब बुआ जी की जो है पूरी की पूरी सेवा उनकी बेटियां करके गई हैं। तो तुम समझ सकते हो ना कि बेटियां करती है, माँ बाप की भी सेवा करती है। तो तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारी करेंगी, मरोगे नहीं तब तक भी। तो आपको चाहिए क्यों? लेकिन सामाजिक दबाव है। भाई पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप देखते हो, देखा जाता है। हाँ, सामाजिक कौन सा विस्तार? एक एक घर है, एक एक घर में भी 20 बाई 40 के घर है। तुम कौन सा सामाजिक कार्य कर रहे हो भाई?
20 बाई 40 के घर में एक मंजिल मकान बनाने में तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया। अब वो बच्चा भी अगर 4-5 लड़कियां हो गई तो उनकी शादी विवाह आदि में भी तुम्हें करना है खर्च, तो इतना पहले से तुम उस पर वजन दे के जाओगे। और भारत में अनेक ऐसी प्रथाएं होती हैं, जैसे भात देना, पक्ष देना, कुछ भी हो जाए, बहू बेटियां जो बेटियां आती हैं उनको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही नहीं है, तो जो तुम बच्चा पैदा कर रहे हो कि बेटा होगा, वो बेटा जीवन भर तुमसे गाली देगा कि तुमने क्यों किया, हमें परेशान हो गए हम तो। ठीक है, तो अच्छा काम नहीं है। सामाजिक दबाव के चक्कर में हम जो है इतनी गलत चीजें कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो यही देखा है। फिर कहते हैं माँ बाप को गाली दे रहा, मैंने सही दे रहा है, जूते देने चाहिए थे, क्योंकि तुमने जूते खाने के लिए ही उसको पैदा किया। भाई नैतिकता तो ये कहती है माँ बाप की सेवा करो, और कैसी, अरे भाई माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए था कि हम ऐसी स्थिति में बच्चे को लाए। ऐसा नहीं हमने पैदा करके छोड़ दिया और वो अपने कपड़े स्वयं देख ले, अपनी पढ़ाई स्वयं कर ले। पैदा ही क्यों किया? किसी ने कहा था क्या? बच्चा तो आके नहीं कह रहा कि मुझे पैदा करो, भगवान की देन है, भगवान तो पाल नहीं रहे। तो अब फिर वो कहते हैं कि भाई जो है अनैतिकता हो रही। देखो अनैतिकता हो रही है, समाज बदल रहा है, माँ बाप के प्रति व्यवहार। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि प्रकृति ने नियम ऐसा ही बनाया है, माँ बाप देते जाएंगे, बच्चे उसको आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। जो जैसे अगर मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, मैं अपने बच्चों की प्रॉपर केयर रखूंगा, और मेरे जो बच्चे होंगे वो भी कैसी होगी कि वो मेरी केयर करे या ना करे, अपने बच्चों की करेंगे। तो केवल ये एरो जो है ऐसे चलता है हमेशा, ये इतिहास से भी है। और ऐसा नहीं है केवल मानवों में, ये जानवरों में भी है। आपने कभी बच्चों देखा जो कुत्ते के जो बच्चे हैं जो फिर बाद में अपने उसको माँ को देख रहे हो? नहीं, अपनी हो, केवल बच्चों को ही देखा जाता है। ये प्रकृति का नियम होता है। तो हमें ठीक है, ये दिक्कत होती है। चलो, उष्ण जलवायु कैसे? परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। 12-13 साल में जो है हम बच्चे पैदा, मतलब मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। 13 साल 14 साल में भी बच्चे हो जाते हैं। स्वास्थ्य निम्न स्थिति होने पर हम क्या करते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। शिशु मृत्यु दर अगर अधिक है तो वहां पर भी बच्चे ज्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीका में देख लो, तो वहां पर मृत्यु दर अधिक होने के कारण ही जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। वही मजदूर वर्ग की कहानी, ठीक है। जानवरों में देखा होगा प्राकृतिक नियम क्या है कि जानवरों में एक कुत्ते के 8-8 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 ही बचते हैं। सेम मानव पे भी लागू होता है, क्योंकि वो जानवर तत्व वाला जो तत्व है वो सिमिलरिटी होती है हमें यहाँ। स्वास्थ्य ही उसको इंसान या सभ्यता की ओर बढ़ाता है, ठीक है। समझ में आया? नियोजन की सुविधा नहीं है और निम्न जीवन प्रत्याशा है। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो आप ये मान लीजिए, ऐसे में इंटरव्यू में यही उदाहरण हमें देने होते हैं। हमें इस तरीके से बात समझानी होती है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लगे। ऐसा नहीं किताबी भाषा पढ़ के आगे साहब, ज्यादा बच्चे प्रकृति बता दी हमने, रिलेवेंट कर दिया प्रकृति को, ठीक है, रिलेवेंसी दिखा दी, ठीक है। नीतिगत प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे पास होने ही चाहिए। नीतिगत कारण, कोई विशेष नीति नहीं है, नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। धार्मिक कारण क्या है भाई? पुत्र प्राप्ति जो है, संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, तो संस्कारों में जितने भी पुंसवन संस्कार हैं, ये सब क्या है कि भाई अब पुत्र के सुरक्षा के लिए, बाद में भी हम पुत्र पुत्री चलते हैं, वहाँ संस्कारों में कहीं भी हमें पुत्री का जिक्र नहीं मिलता है। ऋण, पितृ ऋण क्या है? पुत्र प्राप्त, पुत्र संतति जो होती है पैदा करना, उसमें भी पुत्र पैदा करना है। 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है भाई? संतान पैदा करना। संतान में भी क्या? पुत्र पैदा करना। महाभारत आपने पूरी देखी होगी, रामायण पूरी देखी हो, पुत्र भवती, पुत्र 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 पुत्र। तो धार्मिक, जब माइंड में हम धार्मिक देश है, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, अगर पुत्र प्राप्त नहीं होगा तो हम तो स्वर्ग हो जाएंगे ही नहीं। तो जो है धर्म में इस तरीके से संरचना बोई गई कि आपको पुत्र जो है, मैं चाहूं नहीं तब भी सोच लूंगा कि नहीं, होना तो चाहिए था, एक तो होता ही, ठीक है। तो उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण है कि हम जो बचपन से जो देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ चिप जो घुसी, मतलब यहाँ पे लगी हुई है, और उसमें जो जा रहा है उसका कारण है, ठीक है। समझ में आया? दाह संस्कार खुद से करवाएंगे, नहीं तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, नरक भी नहीं मिल रहा, ना स्वर्ग मिल रहा, ठीक है।
अब जनसंख्या वृद्धि के जो परिणाम है सकारात्मक देख सकते हैं भाई। एक तो श्रम की उत्पादकता मिल जाती है, तीव्र आर्थिक विकास होता है, मांग में वृद्धि होती है। जो भारत है वो जनसंख्या अधिकता है, इसलिए हम जो बाजार है, बाजार की उपलब्धता, जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, सब चीजें आ रही हैं, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा बाजार है, यही हमारा क्या है अपॉर्चुनिटी मान लीजिए, या फिर हमने जो अभी तक कमाया है वही यही है कि केवल जनता हमारे पास बहुत है, इसलिए कोई भी देश हमसे टक्कर नहीं ले रहा। क्यों? बाजार हमारे पास है अधिक जनसंख्या के कारण। नकारात्मक क्या है भाई, संसाधनों पर दबाव बन जाता है, कृषि भूमि पर दबाव बन जाता है, पेयजल संकट हो जाता है, सामाजिक आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। अब निष्कर्ष आप दोगे, निष्कर्ष क्या होगा इसका, बेस्ट आप बताइए। सर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं, जैसे जनसंख्या नीति लागू की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही लिखना है हमें, समाधान के तौर पर क्या लिखना है, और सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं एक वो भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या किए जा सकते हैं वो ज्यादा बताया जाए, क्योंकि कारण और परिणाम पूछा है। तो हम क्या कहेंगे कि क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जनसंख्या नियोजन नीति, कठोर जनसंख्या नियोजन नीति लानी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना चाहिए, और जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। ठीक है, यही इसके सबसे अच्छे उपाय हो सकते हैं। जन जागरूकता तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको, वो कहते हैं ना कि स्लोगन लगे होते हैं, वो क्या है, जन जागरूकता के लिए ही तो है। जितने भी स्लोगन है वो क्या काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में भाग जो है एमपी के संदर्भ में, ठीक है, जो एमपी की जनजातीय व्यक्तियों के संदर्भ में, तो एक स्टूडेंट ने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय नेताओं द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई, फिर चाहे वह 1857 की क्रांति हो या फिर 1857 के बाद। इसका मतलब इन्होंने जो लिखने का प्रयास किया है वो 2 भागों में बांट दिया है, एक तो 1857 से पहले और एक 1857 के बाद में। एक बढ़िया तरीका है ये व्यक्तित्वों को लिखने का। हम सीधा सीधा लिखते, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम ये बता ही दें कि ये कब लड़े, इन्होंने कहाँ जो है लड़ाई लड़ी। तो 1857 के विद्रोह में जितने भी लोग थे इन्होंने बता दिए, निहाल सिंह कोरकू, राजा अर्जुन सिंह, काजिया नायक, भीमा नायक, टंट्यावील, अवंतीबाई, शंकर साह और रघुनाथ साह। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर उन्होंने 1857 के बाद बता दिए, तो गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू, विष्णु कौन। लेकिन इसमें एक चीज और है कि 1857 के बाद में हम एक नोवेशन और कर सकते कि कौन कौन से, असहयोग आंदोलन, ठीक है, फिर हम बता सकते थे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, ठीक है, 1857 के बाद की अगर बात करें तो, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता था इसी में। ठीक है, और फिर इनका एक निष्कर्ष है। लेकिन एक तरीका और स्टूडेंट ने लिखा है, वो भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। इन्होंने विद्रोह के आधार पर बांट दिया सारे, जो अब भील विद्रोह होता है, असल में भील विद्रोह को हम नहीं लेंगे, 1842 बुंदेला विद्रोह से हम लेने की प्रयास करेंगे। बुंदेला विद्रोह को क्यों, बुंदेला विद्रोह जो है गोंड शासक भी उनमें उसमें भागीदार थे। ठीक है, तो गोंड जमींदारों ने इसमें भागीदारी रहे, कौन थे, ढेलन शाह। ये वही ढेलन शाह है जो बाद में 1857, देखो कर्नल सलीमैन आते हैं बुंदेला विद्रोह को दबाने। कर्नल सलीमैन 2 तरीके की रणनीति अपनाते हैं, एक तो माफ करो की नीति और एक है दंड की नीति बुंदेला विद्रोह के दमन के लिए। तो बहुत सारे राजाओं को पकड़ के, परीक्षित सिंह है, ये सब, इनको पकड़ के फांसी लगा देते हैं, मार देते हैं। और एक है माफ करो की नीति। माफ करो की नीति में जितने भी गोंड शासक होते हैं, ढेलन साहब वगैरह, इनको माफ कर देते हैं। ठीक है, अब वही ढेलन साहब क्या करते हैं कि 1857 की क्रांति में फिर से भाग लेते हैं। ठीक है, वहां पर ये फिर इनका अंतिम समय हो जाता है। ये इन्होंने बता दिया, बहुत बढ़िया, मुझे तरीका बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद में 1857 की क्रांति में बता दिया, टंट्यावील, शंकर शाह, काजिया नायक, बिरजू नायक, भीमा नायक। असहयोग आंदोलन में बता दिया, बादल भोई, ठीक है, गंधु गोंड, फिर जंगल
सत्याग्रह बता दिया, चूंकि असहयोग आंदोलन जो है के बाद में हमारे यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर जो जंगलों में था वो जंगल सत्याग्रह, और पूरे के पूरे इसमें कौन थे? जनजाति लोग थे। ठीक है, बादल वही बादल आंदोलन भी बता सकते हो उसमें। ठीक है, क्योंकि जो है जंगल सत्याग्रह अलग अलग नामों से चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में कितने लोग थे वो बता दिए। तो यह भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। समझ में आया? ये हमारे आज के हो गया। हाँ, प्रतीक्षा आपके कुछ सवाल थे? यस सर। हाँ पूछिए। सर एक क्वेश्चन था PYQ में है ज्योग्राफी से, और उसमें पूछा था कि नर्मदा घाटी की भूभौतिक विशेषताएं, जियोमॉर्फिक विशेषताएं पूछी थी। हाँ तो मतलब नदी घाटी कैसी है, वो नदी का विवरण बता दीजिए पहले। नदी घाटी की संरचना कैसी है, ठीक है, किस तरीके की आकृति बनाती है, ये हमें लिख देना है। भ्रंश घाटी बनाती है। हाँ, एक लिख देंगे कि वो भ्रंश घाटी है। फिर बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि उसमें क्या लिखूंगी। और ऐसे ही है ना, मतलब एक क्वेश्चन और था, शायद मैंने आपको भेजा था। कौन सा? मैं चेक करके बता दूँ। हाँ पूछिए। हाँ, किसी के और कोई क्वेश्चन? रुहानी, स्वाति, पुष्मिता, कल्पना, वंदना, वनदेवी, काजल। अच्छा, हाँ बिल्कुल वनदेवी आप जाइए। ठीक है, कल बताएंगे। तो नहीं, कल की बात हुई थी ना, शुक्रवार को हम ऐसे पे डिस्कशन लेंगे 1 घंटे। कल लेंगे उसके। ठीक है, लेंगे बस डिटेल। जो मैं बीच बीच में जो बात कर रहा हूँ ना, जो उदाहरण दे देता हूँ, समाज की कनेक्टिविटी बता देता हूँ, ये ऐसे के पर्पज से ही बताता हूँ। ऐसे कहीं ऐसे नहीं निकल के आता कि हम स्पेशल उसके लिए पढ़ाई करें। ऐसे वही होता है कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसे बढ़े। अगर जनसंख्या पे कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास थॉट प्रोसेस होना चाहिए। असल में इसके रियलिस्टिक जो रियल कारण है वो क्या है, किताबों में किसने क्या कहा है वो मायने नहीं रखता। ऐसे में आपके अनुभव बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, वही आपको एज दिलवाएंगे जिसने रट के लिखा है उससे, क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत अनुभव के उदाहरण है। इंटरव्यू में भी सेम होता है, इसके पास व्यक्तिगत अनुभव जितना अच्छा होता है वो व्यक्ति पहले से ही व्यक्तित्व उसका अच्छा होता है। किताबें जो रट के जो बन रहे हैं ना, वो उनका व्यक्तित्व कभी अच्छा होता नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व में जो डाइवर्सिटी आती है वो अनुभव और अच्छे ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने से आती है। अब हम पढ़ते तो चले गए लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो फिर हम क्या है, हमारे पास कुछ होगा नहीं। जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो हार जाएंगे। हाँ कुछ प्रतीक्षा बोलिए। सर वो क्वेश्चन था, जैसे अगर किसी नदी के बारे में पूछा है और उसकी भौगोलिक विशेषताएं पूछी हैं, तो फिर कैसे, मतलब इंट्रो क्या जाएगा और मेन बॉडी में क्या जाएगा? देखो, इंट्रो तो बता दो भाई, पहली बात तो कौन सी नदी है, या फिर तो वो सहायक नदी है किसी की, या फिर वो अगर कहते हैं ना कि प्रायद्वीप की नदी है या हिमालय नदी है। जैसे गंगा आ गया तो गंगा क्या हिमालय की नदी है, तो इसका परिचय हो जाएगा। ठीक है, और नर्मदा आ गया तो प्रायद्वीपी नदी है। अगर कोई सहायक नदी है जैसे चंबल, तो हम लिख देंगे यह यमुना की एक सहायक नदी है वो ठीक है, या फिर गंगा बेसिन की एक नदी है, ये इसका परिचय होगा सहायक के रूप में। समझ में आया नदी में? यस सर। अब भौगोलिक क्या पूछा है? भौगोलिक विशेषताएं पूछी थी। भौगोलिक विशेषता भाई कहाँ किस क्षेत्र में बहती है, ठीक है, कितना बेसिन बनाती है, भौगोलिक विशेषता ही आता है बेसिन वगैरह। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां वगैरह क्या है, या फिर भ्रंश का और कोई विशेषता है जैसे मैदान में बहती है, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में है,
ये भौगोलिक विशेषताएं में आती हैं। इसके बाद ये झरने बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। और मिट्टी का कटाव जो है किस प्रकार से कर रही है ये, यस सर। जैसे चंबल है, मिट्टी का कटाव बहुत करती है, यस सर। ठीक है। जैसे गंगा है, गंगा जो है स्टार्टिंग में युवावस्था में बहती है, जहाँ सबसे निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है वो प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। प्रौढ़ावस्था का मतलब समझ रहे हो कि वो क्या है फिर। और कोई देखो, गंगा में हमें झरने देखने को मिलते हैं क्या? सबसे बड़ी उदाहरण बता रहा हूँ, गंगा में झरने देखने को मिलते हैं? नहीं, जब नहीं तक मिलते। वो हरिद्वार के ऊपर रहती है तब तक, उसके बाद नहीं मिलती। तब तक ही वो तब तक ही झरने हैं, सारी चीजें, और उसकी स्पीड तेज है युवावस्था में। इसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में हो जाती है, ये उसकी भौगोलिक विशेषता है। नर्मदा जो है झरने बहुत बना रही है, इसका मतलब वो कैसी है युवावस्था में अभी, ठीक है। प्रवाह कैसा है, ये जो है फिर इसकी एस्चुरी बनाती है या फिर क्या बनाती है ये, डेल्टा बना रही है, ये उसकी भौगोलिक विशेषता है, ठीक है। समझ में आया? झरने बनाती है नहीं बनाती है। बेसिन कैसा है इसका, बड़ा है या छोटा है? अपवाह प्रतिरूप लिखेंगे क्या, मतलब जैसे नदी का अपवाह? हाँ, अरे बिल्कुल, अपवाह प्रतिरूप कैसा है इसका, बिल्कुल भौगोलिक और जियोमॉर्फिक में भी आएगा वो, उसमें बिल्कुल दोनों में ही आएगा। अपवाह प्रतिरूप कैसा है, वृक्षाकार है, हरी है, क्या मतलब पॉइंट बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऑर्डर में पहले अपवाह प्रतिरूप लिखेंगे, या फिर पहले की ये भ्रंश में बहती है ऐसे बहती है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में बहती है, प्रवाह क्षेत्र लिखेंगे। पहले आप जो है इसका ऑर्डर जो है, पहले इतने सारे पॉइंट, अब बात तो हो गई लेकिन लिखे एक भी नहीं, तो हम पहले लिख लेते हैं कि पॉइंट कौन से थे आप, ठीक है। कौन कौन से थे? पहले तो प्रायद्वीपीय है या फिर नदी है, प्रतिरूप है, ठीक है, युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। इसके बाद क्या था हमारी, आकृतियां क्या बनाती है नहीं बनाती है, बेसिन कैसा है इसका, स्थलाकृतियां कौन सी बनाती है, मतलब घाटियां या बिल्कुल। स्थलाकृति क्या है, स्थलाकृति, मुहाना, ठीक है। हाँ, और फिर मुहाना, ये 6 ही बहुत है, यही मेन 6, ठीक है। मुहाना तो सबसे अंत में आ गया। इसके बाद जो हम बताएंगे वो बेसिन कैसा, सबसे पहले बताएंगे बेसिन, स्थलाकृति, अपवाह प्रतिरूप कैसा है, ये युवावस्था में है कि नहीं है, फिर झरने वगैरह बनाती, युवावस्था से जुड़ा होता है झरना, मतलब साथ में बताएंगे। फिर इसका मुहाना कैसा है, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया? यस सर। चलिए, और किसी का प्रश्न कोई? अभी पवन सर की क्लास होगी तो उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ प्रतीक्षा बोले। सर ये इससे रिलेटेड नहीं है, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना, तो आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है सर। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें पता है कि वो 20 मिनट या 25 मिनट लेंगे आंसर पर, कभी कभी ना 2 से 2.5 घंटे निकल जाते हैं, वो आंसर ढूंढने पड़ते हैं। यूनिट ही नहीं पता है सोशियोलॉजी में तो कि यूनिट कौन सी है, फिर हम यूनिट ढूंढते हैं। तो देखो ऐसा है, सबसे बढ़िया है कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो क्लास लीजिए कम से कम। क्लास इसलिए क्योंकि आपको देखो, अब मैंने आपको बता दी कि नदी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहली इंट्रो में क्या लिखना है, आप अपने मन से क्या लिखते हैं, नदी की शुरुआत लिखते हैं, भाई इसकी लंबाई है, वही गलत कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने बारे में बताइए, आप कह रहे हो मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, या मेरा जन्म कब हुआ, तो प्रश्न हो गया ना गलत। मतलब मैं व्यक्तिगत अगर बात बताऊं कि आप प्रतीक्षा अपने बारे में बताइए, आपने मैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, हमने शुरुआत लंबाई से कर दी। यूना वाला जो हर एक चीज में क्या है क्या ये नदी की पहचान उसकी ये होती है कि भाई हिमालयी है, प्रायद्वीपीय है। दूसरी पहचान अगर कोई सहायक है तो वो किसकी सहायक है, किस बेसिन में बहती है, ये उसकी पहचान है। तो हम इस तरीके से अगर परिचय अगर हमें देना आ गया सही, हाँ इसी तरह करना है पूजा, अगर हमें परिचय कर देना आ गया सही, तो मान लीजिए कि आपसे प्रश्न जो है गलत हो गई नहीं, भूमिका आपकी सुपर होगी, और भूमिका जिसकी अच्छी है, या पहली लाइन 7 मार्क में हो, 10 मार्क में हो और 2 मार्क में हो, वो पहले से ही ये लेके चल गया। हाँ पूजा आप रेगुलर लिखिए,
रेगुलर जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। रेगुलर चेक होती है कॉपियां, बहुत सारे लोग जो है पता चल गया कि उन्हें क्या गलती हो रही है, ठीक है। जब तक रेगुलर नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपके पास डायमेंशन भी है, लेकिन हाँ आप जो है आपके बारे में बता देता हूँ, आप जो है 7 मार्क और 10 मार्क समझ नहीं क्या देना चाहिए, उसमें आप थोड़ी सी गलती कर देते, हम क्या और दे सकते थे डायमेंशन और निकाल के लाइए, ठीक है। जैसे 10 मार्क में आपने एक डायमेंशन बहुत ज्यादा दे दिया और दूसरा डायमेंशन कम कर दिया। जब 2 डायमेंशन दिए तो इसका मतलब वो है कारण और कुछ और पूछा है, जैसे वृद्धि के कारण और परिणाम दोनों का बराबर वेटेज है। आपने कारण बहुत ज्यादा बता दिए, परिणाम छोटे कर दिए, वेटेज दोनों का बराबर है। वहां समझ में आया, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। चलिए फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट। और सबसे यही कहूंगा कि इस जो हम सेशन चला रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, ठीक है। कम से कम एक तो 2 कारण है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होगा। दूसरा कारण है कि हमारी मोटिवेशन का भी तो एक कारण होता है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, यही तो हमारी मोटिवेशन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि भाई कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं हम भी, ठीक है। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।